शो कर रहा है कि एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है, ये इंडियन कंपनी है, ये मशीनरी इंपोर्ट करता है और प्लांट एक्सपेंड करता है। इनका प्लान है कि नए नए मशीनरी को इंपोर्ट करें और अपने प्लांट कैपेसिटी को बढ़ाएं। ठीक है, अब इसके लिए इनको ईसीबी रेज करना है। ईसीबी समझते हैं ना आप? ईसीबी होता है दोस्तों एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो इनके लिए, इसके लिए इन्हें क्या रेज करना है? ईसीबी रेज करना है। तो इन्होंने पहला लोन लिया, एक लोन इन्होंने लिया है $500 मिलियन का। कहां से लिया है जी? तो फॉरेन बैंक से लिया है। कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए। और दोस्तों ये जो लोन है ना, ये फॉरेन करेंसी लोन है, क्योंकि करेंसी ही फॉरेन है। अच्छा, दूसरा लोन इन्होंने लिया है $300 मिलियन का। ये आईएनआर डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, राइट, मसाला टाइप बॉन्ड है। और कितने साल के लिए लिया है? 4 साल के लिए लिया है। तो आप एज्यूम कीजिए कि जो एबीसी लिमिटेड है वो एक रेसिडेंट एंटिटी है, ये मान के चलिए। उसके बाद आप ये भी एज्यूम कीजिए कि जितने भी फॉरेन लेंडर है वो रिकॉग्नाइज लेंडर है। और ये भी मान के चलिए कि जो एंड यूज है वो परमिटेड है। मतलब ये 3 एजम्पशन आप लेके चलिए। ठीक है, तो यू आर टेकिंग द दीज 3 एजम्पशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन। तो दोस्तों सवाल किए क्या कर रहा है दोस्तों? ओके, सो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आरबीआई ईसीबी फ्रेमवर्क, based on RBI ECB framework, which of the following is most correct regarding the FF borrowing plan? कौन सा कथन जो है सबसे सही है रिगार्डिंग द बोरोइंग प्लान? ऑप्शन ए कर रहा है कि देखो, चाहे लोन ए हो चाहे लोन टू हो, दोनों को आप ऑटोमेटिक रूट में रेज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लोन इंडिविजुअली $750 मिलियन से कम है। बी कर रहा है केवल पहला लोन को हम ऑटोमेटिक रूट में रेज कर सकते हैं, लेकिन लोन टू को हमें अप्रूवल रूट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आईएनआर डिनोमिनेटेड है। सी कर रहा है कि जो कंबाइंड ईसीबी है $800 मिलियन का एक फाइनेंशियल ईयर में, इसमें आपको अप्रूवल रूट चाहिए एवन दो इंडिविजुअल लोन मीट मैच्योरिटी एंड लेंडर कंडीशन। क्योंकि कंबाइंड जो है ना, यहां देखिए 500 मिलियन, यहां देखिए 300 मिलियन, तो कंबाइंड 800 मिलियन हो गया ना। तो सी कह रहा है कि देखो, कंबाइंड लोन जो होता है ना, उसको आपको अप्रूवल रूट ही लेना पड़ेगा, चाहे इंडिविजुअल लोन मैच्योरिटी और लेंडर कंडीशन को मीट करे तब भी। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दोनों लोन जो है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी को वायलेट कर रहे हैं और दोनों को रिजेक्ट करना चाहिए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट। इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऑटोमेटिक रूट का क्या लिमिट है, अप्रूवल रूट का क्या लिमिट है। और आजकल जो बीएफएम का जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का, उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले दोस्तों, पहले हम लोग चेक करते हैं मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी। आपने नाम जरूर सुना होगा मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी का, राइट, जिसको एमएएमपी बोलते हैं, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, तो बताइए तो दोस्तों ईसीबी का मिनिमम मैच्योरिटी कितना होता है? मैं ऑप्शन नंबर दे रहा हूं 3 साल, ऑप्शन बी दे रहा हूं 5 साल, ऑप्शन डी सी दे रहा हूं 7 साल। जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स। बताइए दोस्तों ईसीबी का मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? ए बी सी, आपके सामने 3 ऑप्शन है, 3 साल, 5 साल या 7 साल। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है 3 साल। ईसीबी का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मिनिमम मैच्योरिटी होता है 3 साल, राइट। अब यहां पे इसको अप्लाई करते हैं। जरा लोन वन को देखिए। लोन वन वाले केस में आप देख सकते हैं दोस्तों $500 मिलियन है 5 साल के लिए, राइट। 3 से ज्यादा है तो ये तो बिल्कुल अलॉट है, दिस इज अलॉट, क्योंकि 3 से ज्यादा है। ठीक है, अब लोन टू वाला देखिए, ये 4 साल के लिए है तो ये भी अलॉट है, दिस इज ऑल्सो अलॉट। तो मैच्योरिटी रूल दोनों, देखिए मैच्योरिटी का जो रूल का कंडीशन है, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी रूल। ठीक है, दोनों लोन फॉलो कर रहे हैं, मिनिमम मैच्योरिटी से ऊपर ही है ना जी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ऑटोमेटिक और अप्रूवल में क्या अंतर होता है। यहां पे रियल गेम शुरू होता है। दोस्तों आपको पता ही है ईसीबी का 2 रूट होता है, ऑटोमेटिक और दूसरा अप्रूवल। ठीक है, तो जरा बताइए तो ऑटोमेटिक रूट में लिमिट कितना होता है? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। ऑटोमेटिक रूट का कितना लिमिट होता है जी? कितना $1 मिलियन लिमिट होता है ऑटोमेटिक का? आपने यदि ईसीबी पढ़ा होगा तो जरूर आप जानते होंगे कि ईसीबी के ऑटोमेटिक रूट का लिमिट क्या है। मतलब ऑटोमेटिक मतलब कि हमें किसी की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो आपको मैं लिमिट बता दूं दोस्तों, उसका लिमिट है $750 मिलियन। ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिक रूट का लिमिट है। मतलब इतना तक का लोन आपको ऑटोमेटिक मिल सकता है, राइट। और ये जो ऑटोमेटिक $750 मिलियन है ना जी, एक और बात याद रखिएगा, बहुत लोग भूल जाते हैं, ये पर फाइनेंशियल ईयर है। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम इतना ही आप ले सकते हैं, समझे। अब जरा कैलकुलेट करते हैं टोटल ईसीबी, जरा कैलकुलेट कीजिए तो देखिए, लोन एक में, पहले लोन में $500 मिलियन इन्होंने रेज किया और दूसरे लोन में इन्होंने
$300 मिलियन रेज किया, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? $800 मिलियन हो गया, राइट। अब देखने से ही लग रहा है दोस्तों कि ये जो $800 मिलियन है ये 750 से ज्यादा है, राइट। इट एक्सीड $750 मिलियन, राइट। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे 90% लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि सर दोनों लोन अलग अलग 750 से तो कम है, तो ऑटोमेटिक होगा ना। ये गलत सोच है दोस्तों। आप देखिए 500 देखिए और 300 देखिए, दोनों लोन जो है इंडिविजुअली तो 750 से कम है, तो अलाउ होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। यहां पे 90% लोग गलती करते हैं दोस्तों, ये गलत सोच है। आरबीआई टोटल ईसीबी देखता है एक फाइनेंशियल ईयर में, आरबीआई इंडिविजुअल लोन नहीं देखता है। प्लीज याद रखिएगा, यहाँ पे जानबूझकर आपको कंफ्यूजन में डाला जाता है। ये आपको देखा जाता है कि ये कंसेप्ट आपको पता है या नहीं। आरबीआई हमेशा क्या देखता है दोस्तों? आरबीआई हमेशा देखता है टोटल ईसीबी इन अ फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो दोस्तों टोटल ईसीबी कितना है? टोटल ईसीबी है $800 मिलियन, और ऑटोमेटिक का जो लिमिट है वो है $750 मिलियन, ठीक है। तो क्या लगता है जी, कौन सा रूट लगेगा यहाँ पे? तो दोस्तों क्योंकि 800 750 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझे बात को? हियर वी हैव टू टेक द अप्रूवल। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट हो, अपना अपना डाउट प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, राइट, कि अप्रूवल रूट क्यों लगा? क्योंकि जो लिमिट है उसको क्रॉस कर गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द कंबाइंड ईसीबी ऑफ 800 मिलियन रिक्वायर्ड अप्रूवल रूट। ऑप्शन ए क्यों गलत है? ऑप्शन ए गलत इसलिए दोस्तों कि इंडिविजुअल 750 से तो कम तो है, लेकिन रूल हमें टोटल लेने को कहता है। ये नहीं बोलता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे देखो, रूल साफ साफ बोलता है कि आप टोटल देखो, समझे। और बी क्यों गलत है? बी गलत है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक और बात समझिएगा। ये कह रहा है कि देखो लोन टू आईएनआर डिनोमिनेटेड है, इसीलिए अप्रूवल चाहिए। अच्छा ये बताइए, मसाला बॉन्ड ऑटोमेटिक रूट में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोन आईएनआर डिनोमिनेटेड होगा तो आपको अप्रूवल रूट ही लेना है। मसाला बॉन्ड कैन कम अंडर ऑटोमेटिक रूट, तो बी भी गलत है। डी क्यों गलत है? डी तो देखिए ना, कह रहा है कि दोनों लोन जो है वायलेट कर रहे हैं एमएएमपी को। नहीं नहीं नहीं, कोई भी लोन एमएएमपी को वायलेट नहीं कर रहा। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 3 साल का होता है, और दोनों लोन जो है उसको फुलफिल कर रहा है। तो दोस्तों हमें 4 चीजें, हमने क्या सीखा यहां से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों ईसीबी के ना 4 इंपॉर्टेंट चेक होते हैं। पहला, आपके बोरोवर एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है, बोरोवर शुड बी एलिजिबल। दूसरा, लैंडर शुड बी रिकॉग्नाइज, जो लैंड कर रहा है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तीसरा, मिनिमम मैच्योरिटी कंडीशन फॉलो होना चाहिए, जो आपको मैंने बताया ना, जो 3 साल का होता है जनरली। और चौथा, टोटल ईसीबी, ठीक है, टोटल ईसीबी पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वो आपका $750 मिलियन होना चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट चेक है दोस्तों, बहुत बहुत काम आएगा, ठीक है। जब भी ईसीबी के से सवाल आए तो ये 4 चेक जरूर चेक कीजिए। क्या बोरोवर एलिजिबल है? क्या लैंडर रिकॉग्नाइज है? क्या मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड फुलफिल हो रहा है? और क्या टोटल ईसीबी जो एक फाइनेंशियल ईयर में है वो $750 मिलियन है? बताइए दोस्तों, क्लियर हुआ कंसेप्ट? यदि क्लियर हुआ तो क्लियर वर्ड टाइप कर दे चैट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको कंसेप्ट क्लियर है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेस सेशन। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत हाई स्कोरिंग क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ तब जब लैंडर एलिजिबिलिटी आपको क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। ईसीबी में मैक्सिमम कंफ्यूजन जो आता है ना, वो लैंडर का नाम को देख के नहीं आता, कंट्री, स्टेटस, आरबीआई रिस्ट्रिक्शन को देख के होता है। चलिए देखते हैं। तो मैं आपको मेन क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, सवाल कुछ ऐसा है कि नोवा ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी का नाम है, और ये एलिजिबल इंडियन रेजिडेंट एंटिटी है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एलिजिबल इंडियन रेजिडेंट एंटिटी है। और यूटिलिटी यहाँ पे देखिए लिखा है, फंड इट अपकमिंग यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्लांट, यानी जो इनका सोलर पावर प्लांट आने वाला है ना, उसको फंड करना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि $25 मिलियन ईसीबी जो है रेज करना चाहती है। अब कंपनी के पास 4 लैंडर है, राइट। ये 25 मिलियन रेज करना चाह रही है, कंपनी के पास 4 लैंडर है। तो हमें ये देखना है कि मैं एक एक करके लैंडर को बताता हूं। पहला लैंडर नंबर 1 देखिए, कहाँ का है जी? सिंगापुर का है।
लेंडर नंबर 1 सिंगापुर की एक कंपनी है, और दोस्तों ये FATF और IOSCO कंप्लाइंट कंट्री का बैंक है, ठीक है। अब दोस्तों लेंडर नंबर 2 जो है, लेंडर नंबर बी जो है, वो क्या कर रहा है कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और इनका 12% पेड अप इक्विटी स्टेक है नोवा ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में। लेंडर नंबर सी जो है हमारे, वो है हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड। यहां देखिए लिखा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड है, और ये जो कंट्री है ना जी, ये उस कंट्री की फंड, वो वहां पे उस कंट्री में बेस्ड है जो कि FATF के ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। और लेंडर नंबर डी जो है हमारा, ये है हमारा दुबई का ऑफशोर ब्रांच, और किसी लीडिंग इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक का ब्रांच है, दुबई का ब्रांच है, और वो जो है अंडरराइट करना चाह रहे हैं ECB बॉन्ड इशुएंस को। मतलब 4 लैंडर हैं, इनके पास 4 ऑप्शन है। तो अब सवाल ये कर रहा है कि कंपनी जो है, कंपनी की फाइनेंस टीम वेरीफाई कर रही है कि कौन से लेंडर RBI के रिकॉग्नाइज लेंडर नॉर्म को मीट कर रहे हैं। मतलब यही आपको चेक करना है कि क्या क्या कंडीशन है फॉर मीटिंग द RBI रिकॉग्नाइज लेंडर नॉर्म्स, ठीक है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली समराइज द एलिजिबिलिटी स्टेटस ऑफ द एबव लेंडर एज पर द गिवन ECB गाइडलाइन। ऑप्शन ए कह रहा है कि देखो लेंडर ए और लेंडर बी जो है वो वैलिड रिकॉग्नाइज लेंडर है, जबकि सी और डी जो है वो ECB ट्रांजेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। डी बी कह रहा है कि नहीं चारों के चारों लेंडर एलिजिबल है। सी कह रहा है कि नहीं देखो केवल लेंडर ए जो है वही वैलिड रिकॉग्नाइज लेंडर है, और डी कह रहा है कि A B C ये वैलिड है, डी नॉट एलिजिबल है। तो दोस्तों आइए समझते हैं, पहले हम लोग एक एक करके लेंडर का एनालिसिस करते हैं। पहले आ जाते हैं लेंडर नंबर ए पे। लेट्स कम टू लेंडर नंबर ए। तो लैंडर नंबर ए के बारे में क्या लिखा है कि सिंगापुर की, जस्ट वेट अ मिनट, ये सिंगापुर का कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। इट इज अ कॉमर्शियल बैंक ऑफ सिंगापुर। और दूसरी बात ये भी लिखा है कि FATF और IOSCO कॉम्प्लाइंट कंट्री है, IOSCO कॉम्प्लाइंट कंट्री है। मैं आपसे पूछता हूं, यह बताइए FATF या IOSCO कॉम्प्लाइंट कंट्री का बैंक क्या ECB लेंडर हो सकता है? यस या नो में जवाब दीजिए। तो मेरा सवाल यह है कि क्या मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और IOSCO कंप्लाइंट देश है, तो क्या वो ECB का लेंडर हो सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, सही सोच रहे हैं आप, यस बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो रूल याद रखिएगा कि बैंक, IFSC, मल्टीलेटरल एजेंसी, FATF, IOSCO कंप्लाइंट रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, लैंडर ए तो सही है, लैंडर ए तो आएगा, राइट। लैंडर ए विल कम अंडर द, ये ECB दे सकता है। अब जरा लैंडर बी को एनालिसिस करते हैं, लैंडर बी को जरा देखिए। लेट्स कम टू लैंडर नंबर बी। लैंडर नंबर बी में क्या लिखा है दोस्तों कि नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है। क्या है जी? नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, और इनका एक और पॉइंट लिखा है 12% पेड अप इक्विटी कैपिटल है बोरोवर कंपनी में। अब दोस्तों एक सवाल है कि क्या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल नॉर्मली ECB लेंडर होता है क्या? कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्या वो नॉर्मली ECB लेंडर होता है? चैट में जवाब दीजिए तो यस या नो। वेदर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एन ECB लेंडर, यस और नो? तो दोस्तों सही जवाब है नो। नॉर्मली लोग सोचते हैं नहीं, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? देखिए, अगर अगला सवाल है कि अगर मान लो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉरेन इक्विटी होल्डर हो तो? देखिए, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल जनरली ECB का लेंडर नहीं होता, लेकिन ट्विस्ट ये है कि यही नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल यदि फॉरेन इक्विटी होल्डर हो, क्या हो? फॉरेन इक्विटी होल्डर हो, तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों यहां पे अलॉट होता है, यदि यही नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉरेन इक्विटी होल्डर हो तो वो ECB लेंडर बन सकता है। RBI का रूल कहता है कि देखो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल वो तभी अलॉट है जब वो फॉरेन इक्विटी होल्डर हो, या पहला कंडीशन है फॉरेन इक्विटी होल्डर, और दूसरा कंडीशन है ओवरसीज बॉन्ड सब्सक्राइबर। इन दोनों कंडीशन में वो लेंडर बन सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो बी वाला है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और 12% पेड अप इक्विटी स्टेक भी है। मतलब क्या हुआ जी? पेड अप इक्विटी शेयर का मतलब यही ना हुआ कि फॉरेन इक्विटी होल्डर है, तो ये भी एलिजिबल हो गया। चलिए लेंडर सी की बात करते हैं। लेंडर सी के बारे में क्या लिखा है कि देखो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड है, और ये जो देश है ना FATF के ग्रे लिस्ट में है, FATF के ग्रे लिस्ट में लिस्टेड है। अब आप ये बताइए कि क्या ये भी हमारा ECB का लेंडर होगा? आइए इसको एनालिसिस करते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों देखिए,
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसका सही जवाब है, आप, मेरा सवाल ये है कि मान लो कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में कंट्री है, तो क्या वो अलाउड है क्या लेंडर, आर दे अलाउड लेंडर? तो इसका सही जवाब है नो, दे आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ईसीबी लेंडर जो है ना, आपको पता होना चाहिए एफएटीएफ कंट्री से होना चाहिए, आईओएससीओ कंप्लाइंट कंट्री का होना चाहिए, ग्रे लिस्ट एक डेफिशिएंसी है, तो लेंडर सी जो होगा वो एलिजिबल नहीं होगा। व्हाट अबाउट लेंडर डी? लेंडर डी है आपका दुबई का ऑफशोर ब्रांच, राइट, और किसी इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक का ब्रांच है दुबई में, वो अंडरराइट करना चाह रही है ईसीबी बॉन्ड क्योंकि इशुएंस को। सोचिए ध्यान से, इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच ईसीबी डील में आ सकती है, तो नॉर्मली तो आ सकती है, लेकिन यहाँ पे रोल क्या है, अंडरराइटिंग ईसीबी बॉन्ड। मैं पूछता हूं कि इंडियन इंडियन बैंक का फॉरेन ब्रांच ईसीबी बॉन्ड अंडरराइट अलाउड है? सही जवाब है नहीं अलाउड है। गोल्डन रूल याद रखिएगा कि भारतीय बैंक का फॉरेन ब्रांच ईसीबी बॉन्ड को अंडरराइट नहीं कर सकता, समझे, चाहे वो फॉरेन करेंसी हो या आईएनआर हो, नो मैटर विच विच करेंसी, इंडियन बैंक का जो फॉरेन ब्रांच है वो कभी भी ईसीबी को अंडरराइट नहीं कर सकता। दे कैन नेवर अंडरराइट ईसीबी, प्लीज नोट इट डाउन। देखिए दोस्तों, जितना भी कंसेप्ट है बुक से लिया गया है और सब मैं आपको क्लैरिटी समझा रहा हूं। तो हमने क्या देखा कि डी भी एलिजिबल नहीं है, तो फाइनली हमने देखा कि ए और बी एलिजिबल है, तो कौन सा ऑप्शन सही है जी? ए नंबर सही है। ठीक है, ए और बी एलिजिबल है और सी और डी एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आपको रिकॉग्नाइज लेंडर चेक करना हो ना, तो 4 चेक याद रखिएगा। पहला चेक क्या याद रखना है कि देखो, एफएटीएफ, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एफएटीएफ या आईओएससीओ कंप्लाइंट कंट्री हो। दूसरा याद रखिएगा कि यदि वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो वो तभी होगा जब वो इक्विटी होल्डर है उस कंपनी में, तभी वो ईसीबी दे सकता है, लेंडर हो सकता है। तीसरा याद रखिएगा, यदि मान लो कंट्री ग्रे, एफएटीएफ का ग्रे लिस्ट में है तो नहीं होगा। और चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि इंडियन बैंक का जो ओवरसीज ब्रांच होता है, कोई मान लीजिए इंडियन बैंक का फॉरेन ब्रांच है, ठीक है, तो इनको अंडर राइटिंग अलाउड नहीं है, दे कैन नॉट अंडर राइट। ये 4 चीजें याद रखिएगा, इतना याद रखिए, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। अब ये दोस्तों टाइमलाइन से रिलेटेड सवाल है, आइए इसको समझते हैं। पहले हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम इस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्लोबल टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है। सिनेरियो कुछ ऐसा है दोस्तों कि बेसिकली ये क्वेश्चन ईसीबी का है, और ऑनेस्टली बोलूं, यही टाइप के केस स्टडीज से एग्जाम में मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। तो आज इस क्वेश्चन को हम इतना सिंपल बना देंगे कि एंड में आप खुद कहेंगे कि ये तो बहुत आसान था। देखिए सिनेरियो को समझिए, एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम इन्होंने दे रखा है ग्लोबल टेक सॉल्यूशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। नाम क्या रखा है जी? ग्लोबल टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी क्या करना चाह रही है? कंपनी डेटा सेंटर को एक्सपेंड करना चाह रही है, लिखा है ना, एक्सपेंड डेटा डेटा सेंटर। ठीक है, पैसा कहां से लाएगी? तो पैसा लाएगी वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से। और लेंडर कौन है? लेंडर है फॉरेन पेरेंट कंपनी। और ये जो फॉरेन पेरेंट कंपनी है ना, ये 100% जो है इक्विटी होल्डर है, लिखा है 100% इक्विटी होल्ड करता है। सिंपल सवाल है दोस्तों, फॉरेन पेरेंट कंपनी का मतलब क्या फॉरेन इक्विटी होल्डर होता है? अब देखिए बोरोवर का टाइप देख लीजिए, बोरोवर का जो टाइप है वो रेगुलर कॉर्पोरेट है, मतलब, और नॉन स्टार्टअप है। और लेंडर का जो टाइप है वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है। प्रपोज लोन अमाउंट भी दिया हुआ है हमें, कितना? $600 मिलियन। एग्जिस्टिंग इक्विटी इन इंडियन कंपनी $80 मिलियन का है। और लोन जो है डिनोमिनेटेड है जापानीज येन में, इसको चाहे तो डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बताना है कि कौन सा कथन सही है इस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। ऑप्शन नंबर ए, कंपनी जो है $600 मिलियन रेज नहीं कर सकती, क्योंकि किसी कॉर्पोरेट का जो लिमिट होता है ऑटोमेटिक रूट में वो होता है $3 मिलियन पर ईयर। बी कह रहा है कंपनी लोन रेज कर सकती है, लेकिन क्योंकि ये फॉरेन इक्विटी होल्डर से है, तो मैक्सिमम लोन जो अलॉट है वो $560 मिलियन है, ताकि 7:1 रेशियो को मेंटेन रखें। सी कह रहा है कि कंपनी 50% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट को हेज करे, प्रिंसिपल और कूपन अमाउंट को हेज करे स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट द लोन इज डिसबर्स। और ऑप्शन डी कह रहा है कि कंपनी जो है $600 मिलियन रेज कर सकती है, लेकिन हेजिंग तभी मैंडेटरी है यदि करेंसी को आईएनआर में बदलेंगे तो। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, इसमें एक एक करके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं।
सबसे पहले लेंडर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले बोरोवर। बोरोवर कैसा है? बोरोवर है रेगुलर कॉर्पोरेट, नॉन स्टार्टअप। ठीक है, तो स्टार्टअप नहीं है। अच्छा, लेंडर क्या है? फॉरेन इक्विटी होल्डर है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारा लेंडर ना फॉरेन इक्विटी होल्डर हो, अभी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे एक और बात लिखा है 100% होल्डिंग है, फॉरेन इक्विटी होल्डर है 100%, विच होल्ड, यहाँ देखिए लिखा है विच होल्ड 100% इक्विटी इन द इंडियन फर्म। इनका 100% इक्विटी है इंडियन फर्म में, जो हमारे लेंडर है। तो एक रूल याद रखिएगा दोस्तों कि देखो फॉरेन इक्विटी होल्डर आ जाता है, राइट, तो इस केस में एक रूल ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। कौन सा रूल बताइए दोस्तों? वो रूल ये है कि जब भी फॉरेन इक्विटी होल्डर आएगा ना, तो एक रूल आ जाता है। वो रूल ये है कि जो लायबिलिटी और इक्विटी का जो रेशियो होता है वो होता है 7:1। प्लीज नोट इट डाउन। जैसे ही आपको फॉरेन इक्विटी होल्डर दिखे, एक रूल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा कि लायबिलिटी इक्विटी का रेशियो 7:1 होगा। अब जरा लोन अमाउंट को देखिए। लोन अमाउंट कितना है जी? कितना का लोन लेना चाह रही है? $600 मिलियन का लोन लेना चाह रही है। और आपको पता होगा दोस्तों ऑटोमेटिक रूट का लिमिट कितना होता है, अभी हमने देखा था पहले क्वेश्चन में। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट का जो लिमिट होता है दोस्तों वो होता है $750 मिलियन। राइट, यू रिमेंबर इट? ठीक है, तो 600 जो डॉलर है वो 750 से कम तो है, कम है ना। इसका मतलब कि ऑटोमेटिक रूट अलाउड है। तो यहाँ जो 3 मिलियन का लिमिट सुन के कंफ्यूज मत होना, वो गलत स्टेटमेंट है। यहाँ जो 3 मिलियन लिखा है ना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ये तो गलत है, क्योंकि इन्होंने लिखा है $3 मिलियन, नहीं। असली गेम आता है ये 7:1 वाला। इसको सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जहां पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। देखिए, इसने इक्विटी कितना लिया? इसने एग्जिस्टिंग इक्विटी जो इंडियन कंपनी में है वो है $80 मिलियन। ठीक है, तो आपको पता है कि देखो इक्विटी जो है वो है $80 मिलियन, और जो मैक्सिमम ये रेशियो जा सकता है, मैक्सिमम रेशियो जो जा सकता है, जो लिमिट है वो है 7:1। ठीक है, तो मतलब ये देखिए सिंपल सी बात है, ये 7:1 का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं लायबिलिटी इक्विटी रेशियो। ठीक है, नॉमिनेटर में हमारा लायबिलिटी है, इसको डेब्ट भी बोल सकते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारा इक्विटी है, ये है 7/1। तो हमने इक्विटी देख लिया 80 है, तो मैक्सिमम जो आपका लायबिलिटी होगा वो कितना होगा जी? 7 × 80, यानी कि दोस्तों $560 मिलियन, जो मैक्सिमम हमारा लायबिलिटी होगा। इसका मतलब फॉरेन इक्विटी होल्डर से मैक्सिमम ईसीबी जो आप ले सकते हैं वो $560 मिलियन का ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रपोज लोन कितना था? प्रपोज लोन था $600 मिलियन, लेकिन जो अलॉर्ड है वो कितना है? $560 मिलियन। क्यों? क्योंकि यदि आप 560 से ऊपर जाइएगा तो ये जो हमारा लिमिट है ना 7:1 का, वो क्रॉस हो जाएगा, और ये अलॉर्ड नहीं है। अब जरा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, रॉन्ग लिमिट लिखा है। बी नंबर बिल्कुल सही है, कह रहा है कि कंपनी लोन रेज कर सकती है, राइट, लेकिन 7:1 रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, और जो मैक्सिमम लोन अलॉट है वो $560 मिलियन है। एग्जैक्टली, बी नंबर बिल्कुल सही है, तो ये सही है। सी को पढ़िए। सी में क्या लिखा है कि हेजिंग सिर्फ 50% होगा प्रिंसिपल एंड कूपन का। अच्छा, ईसीबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हेजिंग कितनी कर सकते हैं दोस्तों? सही जवाब है हेजिंग आप 100% भी कर सकते हैं। यू कैन डू 100% हेजिंग एज पर द ईसीबी गाइडलाइन। आप 100% हेजिंग भी कर सकते हैं। और कब से? जिस दिन लायबिलिटी बुक में रिकॉर्ड होती है उस दिन से 100% हेजिंग भी कर सकते हैं, जिस दिन आपकी लायबिलिटी बुक में रिकॉर्ड होती है, लायबिलिटी रिकॉर्डेड इन द बुक। और डी कह रहा है कि कंपनी कैन रेज द $600 बिलियन, बट हेजिंग इज ओनली मैंडेटरी इफ द करेंसी इज चेंज टू आईएनआर। ये ऑप्शन बोलता है कि हेजिंग तभी मैंडेटरी है जब आईएनआर में कन्वर्ट हो। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों कुछ ईसीबी कैटेगरी में करेंसी कोई भी हो, हेजिंग मैंडेटरी होती है। तो डी भी गलत हो गई। तो हमारा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। कंपनी लोन रेज कर सकती है, लेकिन चूंकि ये फॉरेन इक्विटी होल्डर से है तो मैक्सिमम लोन जो अलॉट है वो $560 मिलियन है। तो दोस्तों हमने क्या क्या सीखा यहाँ से एक बार रिकॉल कर लीजिए। पहले मैंने आपको ये बताया कि देखो हमारा जो ऑटोमेटिक वाला लिमिट होता है ना, ऑटोमेटिक रूट का जो लिमिट होता है वो मैंने बताया कितना होता है जी? वो होता है $750 मिलियन, पहला पॉइंट। फिर भी हमने ये देखा कि जो लेंडर है वो है हमारा फॉरेन इक्विटी होल्डर, और फॉरेन इक्विटी होल्डर है तो 7:1 रूल लगेगा, इसीलिए हमने मैक्सिमम इसी भी निकाला $560 मिलियन। ठीक है, और हेजिंग जो है 100% मैंडेटरी है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेन मेन पॉइंट हमने क्लियर किए। अब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये क्वेश्चन ईसीबी कॉम्प्लाइंस का है, और ऑनेस्टली बोलूं ये क्वेश्चन एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्योरी ही नहीं, टाइमलाइन है, रूल है, डिसिप्लिन टेस्ट होता है। चलिए देखते हैं। तो कंपनी का नाम क्या है जी?
कंपनी का नाम है इंफ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, क्या काम करती है? तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम करती है। पैसा किस लिए चाहिए? तो पैसा चाहिए इसको महाराष्ट्र में हाईवे प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, टू फंड अ हाईवे प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र, साफ साफ लिखा हुआ है, इनको पैसा चाहिए महाराष्ट्र में हाईवे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो हाईवे प्रोजेक्ट भारत में है, देख सकते हैं आप। अब देखिए ध्यान से समझिए, टाइमलाइन को सुनिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से ट्विस्ट होता है। तो टाइमलाइन कुछ ऐसा है दोस्तों, 10 अप्रैल को कंपनी ने लोन एग्रीमेंट साइन किया जर्मन बैंक के साथ। कंपनी ने लोन एग्रीमेंट साइन किया जर्मन बैंक के साथ 10 अप्रैल को। 15 अप्रैल को फॉर्म ईसीबी सबमिट किया आरबीआई को, फॉर्म ईसीबी दे दिया आरबीआई को। ठीक है, और एडी बैंक के साथ, लेकिन अभी तक एलआरएन नहीं दिया है, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव नहीं किया है। ठीक है, फिर 2 मई को क्या हुआ कि 2 मई को जर्मन बैंक बोलता है कि वी आर रेडी टू डिसबर्स, मैं डिसबर्स करने को तैयार हूं। कंपनी बोलती है कि हमें अभी पैसा चाहिए लोकल कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए। ठीक है, फिर 15 मई को क्या होता है कि फंड आ जाता है। 15 मई को क्या हुआ दोस्तों कि फंड आ गया, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट मानसून के कारण डिले हो गया। ठीक है, वही कह रहा है कि प्रोजेक्ट साइट जो है मानसून के कारण डिले हो गया, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि पूरा का पूरा पैसा हम एफडी में डालेंगे अपने बैंक के साथ, ताकि इंटरेस्ट अर्न करें जब तक उन्हें चाहिए। तो सवाल है कि आपको कॉम्प्लायंस और पार्किंग रूल के बेसिस पर कौन सा कथन जो इंफ्राबिल्ड ने लिया वो कॉम्प्लायंस में है, ये बताना है। मतलब कौन सा कथन सही है, कॉम्प्लायंस मतलब यही हुआ। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कंपनी जो है ना $100 मिलियन रेज कर ड्रॉ कर सकती है 2 मई को, एवन इफ एलआरएन हैज नॉट बीन इशूड। मतलब एलआरएन नहीं इशू होने के बावजूद कंपनी $100 मिलियन रेज कर सकती है, प्रोवाइडेड द फॉर्म ईसीबी वाज सबमिटेड। मतलब फॉर्म ईसीबी सबमिट हो गया, एलआरएन इशू नहीं हुआ, फिर भी कंपनी $100 मिलियन रेज कर सकती है। ये कह रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बी क्या कह रहा है, क्योंकि फंड है रूपी एक्सपेंडिचर के लिए, तो कंपनी रिपेट्रिएट करे प्रोसीड इमीडिएटली टू देयर रूपी अकाउंट विद एन ईडी कैटेगरी 1 बैंक। ऑप्शन सी कह रहा है कि कंपनी जो है फंड को पार्क कर सकती है टर्म डिपॉजिट में, मैक्सिमम पीरियड है 24 महीने का, व्हाइल वेटिंग फॉर द मॉनसून टू इन। और डी कह रहा है कि जो मंथली रिपोर्टिंग होता है फॉर्म ईसीबी 2 में, वो सबमिट किया जाएगा आरबीआई को 15 वर्किंग डे में फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताइए, टाइमलाइन को समझते हैं। तो यहाँ पे 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को इनका लोन एग्रीमेंट हुआ जर्मन बैंक के साथ। 15 अप्रैल को फॉर्म ईसीबी सबमिट किया, एलआरएन अभी मिला नहीं है। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि फॉर्म ईसीबी को सबमिट करना और एलआरएन मिलना, क्या वो दोनों सेम चीज है? आर बोथ द थिंग्स सेम? तो दोस्तों सही जवाब है नहीं। देखिए एलआरएन होता है हमारा लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, एलआरएन मतलब कि आरबीआई का ग्रीन सिग्नल है। एलआरएन का मतलब यही होता है कि आरबीआई ने ग्रीन सिग्नल दे रखा है, समझे? कि जब तक एलआरएन नहीं है तब तक हाथ भी मत लगाओ पैसा को, एलआरएन बहुत जरूरी है। तो जर्मन बैंक क्या बोला कि हम तैयार है, 2 मई को बोला कि हम तैयार है डिसबर्स के लिए। कंट्रैक्टर बोलती है कि देखो हमें पैसा चाहिए, लेकिन एलआरएन तो मिला नहीं ना, एलआरएन अभी मिला नहीं है। ठीक है, द जर्मन बैंक इज रेडी टू डिसबर्स द फंड, लेकिन एलआरएन इनको मिला नहीं है। अब एलआरएन नहीं मिला है तो क्या ड्रॉ डाउन अलाउड है? तो दोस्तों बताइए, तो एलआरएन इनको, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर इनको मिला नहीं, इज ड्रॉ डाउन अलाउड? तो दोस्तों सही जवाब है नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड। जब तक एलआरएन नहीं है तब तक कोई ड्रॉ डाउन नहीं है। अब जरा ऑप्शन ए को देखिए, तो क्या कर रहा है? ऑप्शन ए कर रहा है कि द कंपनी कैन ड्रॉ डाउन द $100 मिलियन ऑन मई 2 एवन इफ एलआरएन। ये तो गलत है। देखिए सिंपल सा रूल है, नो एलआरएन नो लोन नो ड्रॉ डाउन। चाहे कॉन्ट्रैक्टर रो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एलआरएन नहीं मिलाएगा तो कोई ड्रॉ डाउन ही नहीं होगा। अच्छा, अब रूपी एक्सपेंडिचर का रूल सुनिए। अब एज्यूम कीजिए कि ड्रॉ डाउन हो गया, पैसा इंडिया आ गया, मान लीजिए कि एलआरएन मिल गया, ड्रॉ डाउन हो गया, पैसा इंडिया आ गया, सब कुछ हो गया। अगर ईसीबी का यूज रूपी एक्सपेंडिचर के लिए है तो पैसा कहां जाना चाहिए? मेरा सवाल है दोस्तों कि अगर मान लीजिए हमारा जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है इसे हमें यूज करना है रूपी एक्सपेंडिचर के लिए, तो सवाल है कि पैसा कहां जाना चाहिए? ऑप्शन ए फॉरेन अकाउंट में जाना चाहिए, ऑप्शन बी एडी कैटेगरी 1 बैंक के रूपी अकाउंट में जाना चाहिए। सवाल समझे आप कि अगर ईसीबी का यूज मान लीजिए रूपी एक्सपेंडिचर के लिए है तो पैसा कहां जाना चाहिए? फॉरेन अकाउंट में जाएगा या ईडी कैटेगरी 1 बैंक के रूपी अकाउंट में जाएगा? चलिए ए और बी टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, आपके स्क्रीन पर आपको चैट बॉक्स दिख रहा होगा, प्लीज टाइप करें। अगर ईसीबी का जो यूज है रूपी एक्सपेंडिचर के लिए है तो पैसा कहां पार्क होगा? फॉरेन अकाउंट में या ईडी कैटेगरी 1 बैंक के रूपी अकाउंट में? और ये इमीडिएटली होना चाहिए, सही जवाब है इसका बी, तुरंत होना चाहिए।
तो दोस्तों जो भी ईसीबी का प्रोसीड है रूपी यूज के लिए, उसको तुरंत हम एडी कैटेगरी 1 बैंक में रिपेट्रिएट करते हैं, ये रूल याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को जरा देखिए, यही कह रहा है क्योंकि फंड रूपी एक्सपेंडिचर का है तो कंपनी प्रोसीड को तुरंत रिपेट्रिएट करे रूपी अकाउंट विद एन एडी कैटेगरी 1 बैंक। एग्जैक्टली। अब बात आती है फंड पार्किंग की। अब 15 मई को पैसा आ गया लेकिन मानसून डिले हुआ, कंपनी बोलती है कि एफडी बना देते हैं, इंटरेस्ट कमा लेंगे। अब ये बताइए दोस्तों, क्या ईसीबी फंड को टर्म डिपॉजिट में पार्क कर सकते हैं? बताइए तो, कैन वी पार्क ईसीबी फंड इन टर्म डिपॉजिट? मतलब ईसीबी से जो फंड मिला है क्या इसको टीडी में पार्क कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड कितना कर सकते हैं जी? 12 महीना की 24 महीना? बोलिए कितना महीना है दोस्तों? सही जवाब है 12 महीना, मैक्सिमम 12 महीना। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन सी को जरा देखिए, क्या कर रहा है कि कंपनी कैन पार्क द फंड इन टर्म डिपॉजिट फॉर मैक्सिमम 24 मंथ। ये गलत हो गया ना, मैक्सिमम तो 12 मंथ का है पीरियड। ठीक है, तो दोस्तों आपकी बुक में सारा चीज लिखा गया है, लेकिन जब जब आप कहानी के माध्यम से समझते हैं ना तो मजा आता है। और दोस्तों ये जो कंटेंट है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दोस्तों मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा, डेली बेसिस पे फुल्ली फ्लेजेड वे में चल रहा है। आप यदि इससे इनरोल होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। अब आता है दोस्तों रिपोर्टिंग का, ईसीबी 2 का ट्रैप है एक। देखिए फॉर्म ईसीबी 2 कब सबमिट होता है, प्लीज ये बताइए पॉइंट। मेरा सवाल है ईसीबी 2 वाला फॉर्म कब सबमिट होता है, 7 वर्किंग डे में या 15 वर्किंग डे में? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन में दे रहा हूँ कि बता दो 7 WD, ऑप्शन बी बोल रहे हैं 15 WD। बताइए ईसीबी 2 कब सबमिट होता है दोस्तों? सही जवाब है इसका 7 WD, राइट। अगर मान लो लेट हो गया तो, अगर लेट हो गया तो लेट सबमिशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, राइट। तो इफ इट इज लेट देन वी हैव टू सबमिट द लेट सबमिशन फॉर्म। तो दोस्तों ऑप्शन डी तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये कह रहा है कि 15 वर्किंग डे का रहा है, अभी मैंने आपको बताया 7 वर्किंग डे है। ठीक है, और लेट हो गया तो लेट सबमिशन फॉर्म होगा। तो दोस्तों फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो हमने क्या सीखा दोस्तों? हमने दो तीन चीजें सीखी यहाँ से, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि देखो, पहली बात तो ये है कि एलआरएन नहीं होगा तो कोई आपको ड्रॉ डाउन करने अलाउड नहीं है, नो ड्रॉ डाउन। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखो हमारा जो रूपी एक्सपेंडिचर होता है, रूपी एक्सपेंडिचर जो होता है इसमें आपको इमीडिएट रिपेट्रिएट कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि पैसा को आप पार्क कर सकते हैं मैक्सिमम 12 मंथ के लिए। ठीक है, और चौथी बात ये कि ईसीबी 2 जो होता है, ईसीबी 2 इसका जो है 7 WD 7 वर्किंग डे मैक्सिमम है, और यदि डिले हुआ रिपोर्ट करने में तो फिर आपको लेट सबमिशन फाइन भरना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों? इस क्वेश्चन से हमने एलआरएन, पार्किंग, रिपोर्टिंग सब कुछ समझ ली। यही तो खासियत है इस केस स्टडी का। एक एक बोलते हैं ना कि एक क्वेश्चन में बहुत बड़ा धमाका होता है, तो यही चीज है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और भी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें यदि चीजें आपको क्लियर हो रही हैं तो। दोस्तों ये क्वेश्चन ना ईसीबी रीफाइनेंसिंग का है, और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं दोस्तों ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है, लेकिन अगर समझ आ गया ना तो एग्जाम में कोई रिफाइनरी स्टाइल क्वेश्चन आपको रोक नहीं पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम लिखा है इन्होंने महारत्न। ठीक है, क्या नाम लिखा है जी? महारत्न एनर्जी कोऑपरेटिव लिखा है इन्होंने, महारत्न एनर्जी कॉर्पोरेशन। कौन सी कैटेगरी है जी? तो देखिए ये आपकी महारत्न पीएसयू है और AAA रेटेड है, AAA रेटिंग है, और ये महारत्न पीएसयू है। क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी एक ईसीबी चल रहा है इसका। कितने का ईसीबी है? तो $500 मिलियन का ईसीबी है। इंटरेस्ट क्या है जी? SOFR प्लस 200 बीपीएस इसका इंटरेस्ट है। ठीक है, रिमेनिंग मैच्योरिटी कितना है? 4 साल का है। दोस्तों की पॉइंट को पकड़िए, ईसीबी चल रहा है $500 मिलियन का, इंटरेस्ट है SOFR प्लस 200 बीपीएस, और रिमेनिंग मैच्योरिटी है 4 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए ड्यू टू ड्रॉप इन द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, अब देखिए ग्लोबल इंटरेस्ट रेट गिर गया, कंपनी बोलती है क्यों ज्यादा इंटरेस्ट दे, सस्ता लोन मिल रहा है ना। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट घट गया तो कंपनी बोल रही है कि कंपनी वांट टू रिफाइनेंस दिस लोन, क्यों ज्यादा हम ब्याज दें, हमको सस्ता में लोन मिल जाएगा। तो लैंडर कौन है? न्यू प्रपोजल, इनको नया प्रपोजल मिला किससे? तो लंदन ब्रांच गए इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक का, वो नया ईसीबी लेने गए। ठीक है, जिसपे ब्याज था SOFR प्लस 150 बीपीएस, और सेम है मैच्योरिटी 4 साल का। तो अब यहां समझिए कंपनी का प्लान क्या है कि वो फॉर्म ईसीबी सबमिट करेगा आरबीआई को, नया एलआरएन लेगा, ठीक है, ड्रॉ डाउन करेगा, और ओल्ड ईसीबी को रिपे कर देगा। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है कि रिफाइनेंसिंग और एलआरएन उनके बेसिस पे कौन सा कंडीशन मेट होना चाहिए इस रिफाइनेंसिंग को कंसीडर होने के लिए। ऑप्शन ही कह रहा है कि कंपनी कैन स्टार्ट द ड्रॉ डाउन प्रोसीड एज सुन एज द लंदन ब्रांच अप्रूव द लोन इवन बिफोर एलआरएन इज इशूड।
कंपनी जो है ड्रॉ डाउन प्रोसीड स्टार्ट कर सकती है, जैसे लंदन ब्रांच ने अप्रूव करेगा, हैवन बिफोर एलआरएन इज नॉट इशूड। बी कह रहा है कि रिफाइनेंस तभी अलाउड है यदि नया मैच्योरिटी पीरियड को 4 साल से कम किया जाए ताकि डेप्ट को फास्टर पे किया जाए। सी कह रहा है कि लंदन ब्रांच जो है इंडियन बैंक का वो रिफाइनेंस देगी क्योंकि बॉरोवर ट्रिपल ए रेटेड पीएसयू है। और डी कह रहा है कि जो ऑल इन कॉस्ट होता है न्यू ईसीबी का वो हायर होगा ओल्डर ईसीबी से ताकि आरबीआई के स्टेबिलिटी नॉर्म को सेटिस्फाई करे। देखिए एक ही क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट है, आइए देखते हैं। दोस्तों रिमेनिंग मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि लोन पूरा खत्म होने में 4 साल बाकी है, यही ना हुआ जी। रिमेनिंग मैच्योरिटी लिखा है ना 4 साल, मतलब लोन को पूरा खत्म होने में 4 साल बाकी है। क्योंकि ग्लोबल का रिफाइनेंसिंग रेट गिर गया तो कंपनी ने सोचा कि क्यों हम ज्यादा रेट पे करें, क्यों ज्यादा इंटरेस्ट हम दें, सस्ता लोन मिल रहा है ना, क्यों ना उसको ले लें। अब ये बताइए कि न्यू इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो ओल्ड से कम ही है, पुराने वाले से कम है। पहले वाला मिल रहा था SOFR प्लस 200 बीपीएस और नया वाला मिल रहा है SOFR प्लस 150 बीपीएस। ठीक है, तो कंपनी ने फॉर्म ईसीबी सबमिट किया, नया एलआरएन लिया, एलआरएन के बाद ड्रॉ डाउन करेगा, ओल्ड ईसीबी को रिपे कर देगा। अच्छा दोस्तों एक सवाल आपसे पूछते हैं, बताइएगा कि क्या रिफाइनेंसिंग में नया एलआरएन लगता है क्या? जब मान लीजिए हम रिफाइनेंस कर रहे हैं, नए हमने अप्रोच किया नए बैंक को कि मुझे रिफाइनेंस करो, क्या रिफाइनेंसिंग में मुझे न्यू एलआरएन लगेगा? तो दोस्तों बिल्कुल लगेगा, यस। क्या हम इंटरेस्ट बचाने के लिए एलआरएन के पहले ही ड्रॉ डाउन कर सकते हैं? इंटरेस्ट को बचाना है, हमें ब्याज बचाना है, तो क्या एलआरएन अभी तक इशू नहीं हुआ है लेकिन कैन वी डू द ड्रॉ डाउन? दोस्तों नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले ही बताया है, नो एलआरएन नो ड्रॉ डाउन। चाहे बोरोवर पीएसयू हो, चाहे इंटरेस्ट रेट 0 ही क्यों ना हो, जब तक एलआरएन नहीं मिलेगा कोई ड्रॉ डाउन अलाउड नहीं है। ये आरबीआई का नॉन नेगोशिएबल रूल है। तो ऑप्शन ए को जरा देखिए क्या कह रहा है, कंपनी कैन स्टार्ट द ड्रॉ डाउन प्रोसीड एज सून एज द लंदन ब्रांच अप्रूव द लोन बिफोर द एलआरएन इज इशूड। ये तो गलत हो गया ना। अच्छा दूसरा कंसेप्ट आता है मैच्योरिटी और कॉस्ट रूल का, समझिए ध्यान से। देखिए रिफाइनेंसिंग अलाउड होता है लेकिन इसके कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है जी? देखिए पहला बोलता है कि जो न्यू ऑल इन कॉस्ट है, न्यू ऑल इन कॉस्ट है वो ओल्ड ऑल इन कॉस्ट से कम। और दूसरा कंडीशन है कि मैच्योरिटी सेम, एटलीस्ट मैच्योरिटी जो है टू वाले का, न्यू वाले का, वो ओल्ड से एटलीस्ट बराबर हो या ज्यादा हो। ये दोनों कंडीशन। अब जरा चेक कीजिए, पहले कॉस्ट को देखिए। पहला जो कॉस्ट है, ठीक है, ओल्ड वाले का कॉस्ट कितना है जी? प्लस 200 बीपीएस। न्यू वाले का कॉस्ट कितना है? प्लस 150 बीपीएस। तो कम तो है ही, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा मैच्योरिटी देखिए, 4 साल, ये भी 4 साल का है, ये भी 4 साल का है, तो मैच कर रहा है। रिड्यूस क्या है? रिड्यूस नहीं, कम नहीं होना, सॉरी कम होना चाहिए, यहाँ इक्वल नहीं चलेगा, ये कम होना चाहिए। नए वाले का मैच्योरिटी जो है रिड्यूस नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 4 साल है, ये भी 4 साल है, रिड्यूस है नहीं है, तो रिफाइनेंसिंग में मैच्योरिटी रिड्यूस करना अलाउड होता है? नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैं रिड्यूस करना नहीं अलाउड है, रिफाइनेंसिंग में मैच्योरिटी रिड्यूस करना अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अगले वाले का जो नया आया उसका मैच्योरिटी 3 साल कर दीजिएगा, नहीं, तो फिर अलाउड ही नहीं रहेगा, 4 साल चलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन भी कर रहा है कि रिफाइनेंसिंग इज अलाउड ओनली इफ द न्यू मैच्योरिटी पीरियड इज रिड्यूस टू लेस देन 4 ईयर। नहीं, ये गलत है, जब रिड्यूस कर देंगे तब तो रिफाइनेंसिंग नहीं होगा। फिर सी क्या कर रहा है, फिर फॉरेन ब्रांच की बात हो रही है। अब देखिए फॉरेन ब्रांच का क्या रूल है। देखिए अब आता है सबसे स्कोरिंग पॉइंट कि फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक नॉर्मली इसी भी रिफाइनेंसिंग नहीं कर सकती। ठीक है, जो हमारी फॉरेन ब्रांच है ना जी, किसी इंडियन बैंक की मान लीजिए फॉरेन ब्रांच है, ये ईसीबी को रिफाइनेंस नहीं कर सकती, दे कैन नॉट रिफाइनेंस ईसीबी। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है जी? अगर मान लो ट्रिपल ए रेटेड बोरोवर है, बोरोवर हमारा ट्रिपल ए रेटेड है, महारत्न या नवरत्न पीएसयू है, ठीक है, तो फिर क्या, तो फिर ये कर सकती है। इसीलिए लंदन ब्रांच जो इंडियन बैंक की है इस केस में रिफाइनेंसिंग लीगली कर सकती है। तो ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि लंदन ब्रांच प्रोवाइड दिस रिफाइनेंसिंग बिकॉज द बोरोवर इज यस, ये सही है। और तो दोस्तों ऑप्शन सी हमने परफेक्ट मैच किया। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि ऑल इन कॉस्ट ऑफ द न्यू ईसीबी मस्ट बी हायर देन द ओल्ड ईसीबी। अब देखिए ये तो फिर क्या मतलब रहा फिर, तो ये गलत है ना, ऑल इन कॉस्ट जो न्यू ईसीबी का है वो कम होना चाहिए। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से रिफाइनेंसिंग के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को क्लियर किए, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों रिफाइनेंसिंग में क्या बताया आपको कि आपको नया एलआरएन लेना ही लेना है, न्यू एलआरएन इज मैंडेटरी, पहली बात। दूसरी बात क्या बताया कि देखो ड्रॉ डाउन आप कर सकते हैं, ड्रॉ डाउन आप कर सकते हैं
लेकिन एलआरएन लेने के बाद ही कीजिएगा, आफ्टर एलआरएन। तीसरी बात हमने ये देखी कि जो आपका नया रिफाइनेंसिंग किया है तो जो न्यू ऑल इन कॉस्ट होगा वो पुराने से कम होना चाहिए। चौथी बात हमने ये देखी, जो मैच्योरिटी है नया वाले का वो ओल्ड वाले से या तो बराबर हो या ज्यादा हो। पांचवी पॉइंट हमने ये देखा कि जो हमारी फॉरेन ब्रांच है इंडियन बैंक की वो रिफाइनेंस कर सकती है प्रोवाइडेड जिसको जो बोरोवर है वो ट्रिपल ए रेटेड बोरोवर हो या महारत्न या नवरत्न पीएसयू हो। तो दोस्तों बताइए, पांच चीज हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर किए, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। और जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है ना दोस्तों, इसमें यही चीज में ध्यान रखा जाता है कि कम समय में ज्यादा आउटपुट, राइट। चलिए आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है हमारा टेक नेक्सस इनोवेशन लिमिटेड। आइए देखते हैं इसमें क्या कंसेप्ट है। तो ये टॉपिक एफडीआई, ईसीबी, बैंकिंग प्रूडेंशियल नॉर्म सबको कवर करता है ये जो क्वेश्चन है। तो कंपनी का नाम इन्होंने दे रखा है टेक नेक्सस इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है जी? देखिए लिखा है टेक नेक्सस इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। और सेक्टर कौन सा है? सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, फिर कह रहा है कि दोस्तों इनके पास ये आपको पता होगा दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में ना 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के अंदर अलाउड होता है, ठीक है। 2 साल पहले कंपनी ने क्या किया, एक ईसीबी लिया था $5 मिलियन का। कौन लेंडर था? जर्मन इन्वेस्टर था, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि अब कंपनी कैश क्रंच में है, कंपनी इज फेसिंग अ कैश फ्लो क्रंच, ठीक है। प्रिंसिपल रिपे नहीं कर पा रही है। तो इन्वेस्टर क्या बोलता है कि जर्मन इन्वेस्टर बोलता है ऐसा करो ना कि लोन तुम मत दो पर अपना पार्टनर बना लो। ये जो जर्मन इन्वेस्टर है वो ये बोलता है इसको, टेक नेक्सस को, कि ऐसा करो भाई कि देखो तुम लोन तो दे नहीं पाओगे, तो ऐसा करो पार्टनर बना लो, मतलब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो। ईसीबी को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से सुनिए कि कंपनी के पास और एक लोन है ना। कंपनी के पास जो है एक और वर्किंग कैपिटल लोन है 10 करोड़ का। किसे लिया है जी? किसी इंडियन नेशनलाइज बैंक से लिया है। तो जब इंडियन बैंक का लोन होता है तो आरबीआई का एक्स्ट्रा कंडीशन लगता है, राइट। तो अब प्राइसिंग, अब देखिए एक और चीज लिखा है कि कंपनी बोलती है कि देखो हम ₹50 पर शेयर पे इक्विटी इशू करेंगे। कंपनी बोलती है कि हम इक्विटी इशू करेंगे लेकिन पर शेयर का दाम ₹50 होगा, लेकिन फेयर वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा आरबीआई अप्रूव प्राइसिंग से, जो कि ₹85 पर शेयर है। कंपनी बोलती है कि देखो हम ₹50 एक शेयर पे इक्विटी इशू करेंगे, लेकिन फेयर वैल्यू जो है वो आरबीआई का जो रिकॉग्नाइज प्राइसिंग गाइडलाइन है वो ₹85 का है। तो अब सवाल है कि ये जो आपका रूल है कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, इस रूल को फॉलो कीजिए और बताइए कौन सा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि देखो कन्वर्जन जो है ना ₹50 पर शेयर पे किया जा सकता है क्योंकि बोरोवर और लेंडर ने म्यूचुअली एग्रीड किया इस प्राइस में। बी कह रहा है क्योंकि कंपनी का एक एग्जिस्टिंग लोन है इंडियन बैंक के साथ, तो वो कंसेंट ले उस इंडियन बैंक से, तब जाके ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट करे। सी कह रहा है कंपनी जो है गवर्नमेंट या एफआईपीबी से प्रायर अप्रूवल लेगी क्योंकि ऑल ईसीबी टू इक्विटी कन्वर्जन जो है अप्रूवल रूट के अंदर फॉल करता है। और डी कह रहा है कि जो जर्मन इन्वेस्टर है वो मस्ट रिमेन एन एफपीआई, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रहे आफ्टर द कन्वर्जन। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, आइए कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये बताइए दोस्तों कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 100% एफडीआई जो है अलाउड है, राइट। 2 साल पहले कंपनी ने ईसीबी लिया था $5 मिलियन का। तो अब ये बताइए ईसीबी को क्या हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैन वी कन्वर्ट द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इनटू इक्विटी? प्लीज टेल यस और नो। द आंसर इज यस, बट देयर आर सर्टेन कंडीशन। कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, राइट। तो अब ये बताइए दोस्तों कि सिर्फ बोरोवर और लेंडर की मर्जी काफी होती है कि जब इंडियन बैंक का लोन होता है तो आरबीआई का एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगता है, समझे। केवल बोरोवर और लेंडर की मर्जी काफी नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि रूल क्या कहता है। तो रूल ये कहता है दोस्तों कि देखिए अगर मान लीजिए कोई बोरोवर है, राइट, और इसके पास इंडियन बैंक का क्रेडिट है, जैसे कि इस केस में इन्होंने 10 लाख रुपया ले रखा है, ठीक है, 10 करोड़ आई थिंक, राइट। तो इंडियन बैंक का क्रेडिट है। तो दोस्तों रूल ये कहता है कि जो ईसीबी टू इक्विटी कन्वर्जन होगा ना, उससे पहले इंडियन बैंक का कंसेंट लेना पड़ेगा। मतलब आप जब जर्मन इन्वेस्टर को ईसीबी के बदले इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो आप पहले उससे पहले कि इंडियन बैंक का कंसेंट लीजिए, ठीक है। तो बैंक का कंसेंट क्यों लिया जाए? तो दोस्तों सिक्योरिटी डाइल्यूट होने से बचने के लिए, हाँ दोस्तों, ठीक है।
तो सिक्योरिटी डायल्यूशन से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कंसेंट क्यों लिया जाए आखिर? इसका रीजन यही है कि हमारा सिक्योरिटी डायल्यूट ना हो जाए। सिक्योरिटी डायल्यूशन से बचने के लिए कंसेंट लिया जाता है। और जरा ऑप्शन बी को पढ़िए तो ऑप्शन बी क्या कर रहा है? सिंस द कंपनी हैज एन एग्जिस्टिंग लोन विद द इंडियन बैंक, दे मस्ट ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम दैट इंडियन बैंक बिफोर कन्वर्टिंग। एग्जैक्टली, बी नंबर तो बिल्कुल सही निकला। अब देखिए दोस्तों, कंपनी क्या बोलती है कि हम 50 रुपया पर शेयर पे इक्विटी इशू करेंगे। किस रेट पे? 50 रुपया पर शेयर। लेकिन फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू तो है 85 रुपीज। फेयर वैल्यू है 85 रुपीज। सवाल यह है, क्या बोरोवर और लैंडर मिलके फेयर वैल्यू से कम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं? बताइए तो दोस्तों, क्या बोरोवर और लैंडर मिलके फेयर वैल्यू से कम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं? सही जवाब है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोस्तों एफडीआई का जो प्राइसिंग गाइडलाइन है वो यही कहता है कि देखो, इशू प्राइस फेयर वैल्यू से कम नहीं हो सकता। राइट, इशू प्राइस जो है ये कब फेयर वैल्यू से ज्यादा होगा या बराबर होगा? अब यहां देखिए, इन्होंने इशू कर दिया 50 रुपया पे और फेयर वैल्यू है 85 रुपीज। बिल्कुल, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया ना जी। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये कह रहा है कि कन्वर्जन आप 50 रुपया पर शेयर पे भी कर देंगे ना भाई, कैसे होगा कन्वर्जन? रूल तो यही कहता है ना कि आप पहले फेयर वैल्यू देखिए, जो कि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है, वो तो 85 रुपीज। तो कैसे हम 50 रुपया पे हम कन्वर्ट कर देंगे? अच्छा, अब आप ये बताइए दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑटोमेटिक रूट में आता है क्या? बिल्कुल आता है। अभी हमने देखा 100% एफडीआई अलाउड है। तो क्या सरकार या एफआईबी का अप्रूवल चाहिए? नहीं चाहिए। तो ईसीबी से इक्विटी कन्वर्जन ऑटोमेटिक रूट में अलाउड है, आप कर सकते हैं। राइट, तो जब सेक्टर ऑटोमेटिक हो, कैप के अंदर हो, तो आप कर सकते हैं। कैप बस रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी कह रहा है कि कंपनी मस्ट सीक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट अपियर। ना 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 ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रूट के अंदर अलाउड है। अब आता है एफडीआई और एफपीआई का कंफ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मान लीजिए कि लोन जो है ना हमारा इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। जो लोन था, सपोज दैट लोन गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। अब ये बताइए, तो इन्वेस्टर एफपीआई रहेगा क्या? जो हमारा निवेशक था, जो जर्मन इन्वेस्टर था, क्या वो एफपीआई रहेगा? दोस्तों सही जवाब है नहीं। क्यों नहीं रहेगा जी? तो दोस्तों अब जो है, क्योंकि इक्विटी में कन्वर्ट हो गया ना, तो डेब्ट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। समझे? पहले वो डेब्ट था, अब वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। इक्विटी में कन्वर्ट हो गया मतलब एक लॉन्ग टर्म इंटेंट आ गया। और जहां भी लॉन्ग टर्म इंटेंट आए उसको एफडीआई कहा जाता है, उसको एफपीआई नहीं कहा जाता। यही तो अंतर है एफडीआई एफपीआई में, समझ सकते हैं आप। देखिए, अभी तक जब तक इसका जो लोन था वो हमारा ईसीबी फॉर्मेट में था, तो वो एक तरह का डेब्ट था। और जैसे ही इक्विटी मिल गया, तो अब वो लॉन्ग टर्म इंटेंट आ गया। लॉन्ग टर्म इंटेंट हमारा एफडीआई होता है। आपसे यदि पूछा जाए एफपीआई एफडीआई में क्या अंतर है जी, तो दोस्तों बताइएगा कि एफडीआई लॉन्ग टर्म इंटेंट होता है। तो दोस्तों हमने यहां से क्या सीखा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, बोलते हैं ना कि एक क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर करना, इसी को बोलते हैं। और ये हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें यही आपको मिलता है दोस्तों। बताइए, ईसीबी में इक्विटी अलाउड है, ईसीबी टू इक्विटी कन्वर्जन अलाउड है। पहले हमने ये देखा। दूसरा हमने ये देखा कि देखो, सेक्टर यदि ऑटोमेटिक हो, एफडीआई ऑटोमेटिक यदि है, तो कोई गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रोवाइडेड आपका जो कैप के अंदर होना चाहिए। जो ट्रांजेक्शन वो कैप के अंदर हो, जो $750 मिलियन वाला है। फिर प्राइजिंग की याद रखेंगे, प्राइजिंग जो है फेयर वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। चौथा हमने देखा कि देखो, यदि इस कंपनी का इंडियन बैंक का लोन ऑलरेडी है, इंडियन बैंक का लोन है, तो फिर बैंक का कंसेंट लेना जरूरी है। और पांचवा पॉइंट हमने देखा कि जब कन्वर्जन हो जाएगा, जब ईसीबी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको आप एफडीआई बोलिएगा, उसको एफपीआई मत बोलिएगा। तो प्राइजिंग, बैंक कंसेंट, एफडीआई लॉजिक एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें यदि चीजें आपको समझ में आ रही है तो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये क्वेश्चन अलग ही कंसेप्ट पे है। राइट, सो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, सब में 3 से 4 अलग अलग कंसेप्ट है, और ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं दोस्तों। एफडीआई रिपोर्टिंग का सवाल है, और मैं गारंटी देता हूं इस एरिया में मैक्सिमम लोग आउटडेटेड रूल फॉलो करते हैं। तो सवाल ये कर रहा है कि कंपनी का नाम दे रखा है इन्होंने ग्रीन फ्यूचर सोलर लिमिटेड, ठीक है, इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन सा सेक्टर है जी? ग्रीन एनर्जी है। अच्छा, ये बताइए, ग्रीन एनर्जी में 100% एफडीआई लॉ होता है क्या? 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के अंदर आता है? जी हाँ,
100% एफडीआई जो है ऑटोमेटिक रूट के अंदर आता है। आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर ना सेक्टर वाइज कितना परसेंट ऑटोमेटिक है, कितना परसेंट अप्रूवल है, पूरा दिया हुआ है। तो अब एफडीआई टाइमलाइन का ब्रेकअप देखिए, अब डेट ध्यान से देखिए, एग्जाम में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एफडीआई इनको मिला कब? इनको एफडीआई मिला है $2 मिलियन का सिंगापुर इन्वेस्टर से 5 जनवरी को। इक्विटी शेयर कब इशू किया इन्होंने? 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी 2026 को इन्होंने इक्विटी शेयर इशू किया। तो पैसा पहले आया, शेयर बाद में इशू हुआ, ठीक है। अब आता है बात एफआईपीबी का। तो कंपनी ने एफआईपीबी अप्रोच नहीं की। कंपनी डिड नॉट अप्रोच द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। कंपनी ने एफआईपीबी अप्रोच नहीं की, ठीक है, फॉर द अप्रूवल। फिर आता है दोस्तों सबसे मेन मुद्दा है कि कंपनी का सीएस क्या प्लान बना रहा है। जो कंपनी सेक्रेटरी है वो ये प्लान बना रहा है कि देखो एडवांस रेमिटेंस फॉर्म, जिसको एआरएफ बोलते हैं, एडवांस रेमिटेंस फॉर्म फाइल करेगा, फिर फॉर्म एफसीजीपीआर भरेगा ओल्ड ईबीज पोर्टल पे, ओल्ड ई बिजनेस पोर्टल पे, ठीक है। फिर एनडीआई रूल और फेमा का रिवाइज फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों फिर क्या कर रहा है कि द कंपनी इज अवेयर दैट द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर नोटिफाइड द गवर्निंग रूल व्हाइल द आरबीआई विल ओवरसी द रिपोर्टिंग प्रोसेस। कंपनी इस बात से अवेयर है। सवाल ये कर रहा है कि रिपोर्टिंग प्रोसेस को इवेल्युएट कीजिए, आपको बताना है कि कौन सा कथन एरर को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब गलत है, गलत आपको पहचानना है। ऑप्शन ए कर रहा है कि कंपनी इज रॉन्ग टू स्किप एफआईपीबी अप्रूवल, ऑल एफडीआई नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरी एफआईपीबी क्लियरेंस। बी कर रहा है कंपनी प्लान टू सबमिट द एआरएफ इज आउटडेटेड एज एआरएफ हैज बीन डिसकंटिन्यूड। सी कर रहा है कंपनी मस्ट रिपोर्ट द इशुएंस ऑफ शेयर टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंस्टीड ऑफ आरबीआई एज आरबीआई नो लॉन्गर हैंडल एफडीआई रिपोर्टिंग। डी कर रहा है द कंपनी शुड वेट फॉर 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट बिफोर रिपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन। चलिए एक एक करके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि देखो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, 100% ऑटोमेटिक रूट अलाउड है, राइट। टाइमलाइन भी हमने देखा, एफडीआई मिला कब इनको? एफडीआई मिला इनको 5 जनवरी को, और इक्विटी शेयर इन्होंने कंपनी ने इशू किया इन्वेस्टर को 20 जनवरी को। तो पैसा पहले आया, शेयर बाद में इशू हुआ, बिल्कुल सही प्रोसेस है। पहले एफडीआई आया $2 मिलियन का, ये बिल्कुल सही बात है। पहले पैसा आता है फिर हमारा शेयर इशू होता है। अब बात करें एफआईपीबी की, तो दोस्तों आप कंपनी ने एफआईपीबी अप्रोच नहीं किया। आप ये बताइए दोस्तों कि आज के डेट में ये जो हमारा एफआईपीबी है, क्या ये अलाउड है? क्या ये एग्जिस्ट करता है? डज एफआईपीबी एग्जिस्ट? यस और नो? सही जवाब है नो। आपको पता होगा कि एफआईपीबी 2017 से 2019 में ही एबॉलिश हो गया था। अब अप्रूवल अगर चाहिए तो आपको मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है। किसे लेना पड़ता है? मिनिस्ट्री से, कंसर्न मिनिस्ट्री से, ठीक है। और ये जो होता है वो एफआईएफपी पोर्टल पे होता है, ठीक है। अब आता है मेन मुद्दा, कंपनी का सीएस प्लान क्या बना रहा है कि देखो एडवांस रेमिटेंस फॉर्म फाइल करेगा, फिर एफसीजीपीआर फॉर्म, फिर ओल्ड ओल्ड बी बिजनेस पोर्टल पे। पुराना मेथड सही है या गलत है? दोस्तों गलत। एनडीआई रूल और फेमा का रिवाइज फ्रेमवर्क के अंदर ये जो एआरएफ है इसको एबॉलिश कर लिया गया। ये एनडीआई का जो रूल है उसमें अब एआरएफ रहता ही नहीं है, देयर इज नो एआरएफ, ठीक है। और एफसीजीपीआर को भी इंटीग्रेट कर दिया। अब सिर्फ एक ही फॉर्म होता है, और उसका नाम बताइए, तो जल्दी बताइए नाम क्या नाम है उस फॉर्म का? पहले होता था एआरएफ, पहले होता था एफसीजीपीआर, अब सिर्फ एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एसएमएफ। एसएमएफ होता है हमारा सिंगल मास्टर फाइल। समझे? कहाँ फाइल होता है जी? तो ये फाइल होता है एफआरएमएस पोर्टल पे। तो अगर कोई बोले एआरएफ फाइल करेंगे, समझ जाइए रूल तो आउटडेटेड हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए, क्या कर रहा है कि कंपनी प्लान टू सबमिट एआरएफ इज आउटडेटेड एज एआरएफ हैज बीन डिसकंटिन्यूड। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा, आरबीआई और डीए के बीच में क्या कंफ्यूजन है? अच्छा ये बताइए एफडीआई का जो नोटिफिकेशन, एफडीआई का जो रूल है, इसका नोटिफिकेशन कौन देता है? डीए देता है या आरबीआई देता है? सही जवाब है डीए। एफडीआई के रूल का नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर देता है, ठीक है। हाँ, फॉलोअप और सवाल कौन करेगा? तो एफडीआई रिपोर्टिंग एंड वैल्यूएशन सुपरवाइज कौन करेगा? तो वो आरबीआई करेगा, समझे? तो ऑप्शन सी कह रहा है कि द कंपनी मस्ट रिपोर्ट द इशुएंस ऑफ शेयर टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूट ऑफ आरबीआई एज आरबीआई नो लॉन्गर हैंडल एफडीआई रिपोर्टिंग। नहीं दोस्तों, रिपोर्टिंग तो आरबीआई को ही करना है, सी गलत है। अब ये बताइए कि एफसीजीपीआर या एसएमएफ में कब फाइल करना होता है? अभी आपको पता है ना, एसएमएफ फाइल करना पड़ता है, ये फाइल होता है सिंगल मास्टर फाइल बोलते हैं इसको। ये कब फाइल करना पड़ता है? ऑप्शन ए 30 दिन में, ऑप्शन बी 90 दिन में। जल्दी बताइए। तो दोस्तों
सही जवाब है 30 दिन। कब से जी 30 दिन? 30 दिन आफ्टर डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन आपने इक्विटी शेयर अलॉट किया उसके 30 दिन के अंदर जो है आपको एसएमएफ फाइल ऐड करना पड़ेगा। किसको फाइल करना पड़ेगा? आरबीआई को फाइल करना पड़ेगा, राइट। और यदि 90 दिन तक वेट कीजिएगा तब तो लेट सबमिशन फी भरना ही पड़ेगा, एलएसएफ पक्की है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कि द कंपनी इज रॉन्ग टू स्किप एफआईबीबी अप्रूवल, ऑल एफडीआई नॉट रिक्वायर मैंडेटरी। नो नो नो, एफआईबीबी को तो एबॉलिश कर लिया गया है, ये गलत है। सी हमने देखा गलत है। डी कर रहा है कि द कंपनी शुड वेट फॉर 90 डेज। नहीं, 90 डेज तक वेट कीजिएगा तो आपका एलएसएफ लगेगा ही लगेगा। तो बी नंबर करेक्ट है। दोस्तों हमने क्या क्या सीखा यहां से एक बार रिकॉल कीजिए। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, लेट्स जस्ट रिकॉल। पहले मैंने आपको यह बताया कि देखो एफआईपीवी को एबॉलिश कर लिया गया है। फिर हमने ये देखा कि जो एआरएफ है प्लस आपका एफसीजीपीआर है इसको मर्ज कर दिया गया और क्या बना? एसएमएफ बना। एसएमएफ होता है सिंगल मास्टर फाइल। कौन सा पोर्टल होता है? एफआईआरएमएस पोर्टल होता है। और फिर हमने ये देखा कि आपको यदि एसएमएफ फाइल करना है या एफसीजीपीआर फाइल करना है तो उसके लिए जो टाइम होता है 30 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट होता है। समझे? तो इस क्वेश्चन में पुराना रूल भी लिखा है, नया रूल भी लिखा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये बेस्ड है ग्लोबल विजन फंड पे। तो इन्वेस्टर का नाम है ग्लोबल विजन फंड, एक सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है। और सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर है। और दोस्तों ये कहाँ पे निवेश करना चाह रहा है? ये निवेश करना चाह रहा है जेनोटेक लिमिटेड में, वो एक भारतीय कंपनी है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो प्लान फेज नंबर 1 में क्या हुआ कि 1 फरवरी को जीवीपी क्या करती है कि सेकेंडरी मार्केट से 8% इक्विटी खरीद लेती है। 8% इक्विटी किस कंपनी का? तो जेनोटेक का, ठीक है। तो 1 फरवरी को कंपनी जो है 8% पेड अप इक्विटी कैपिटल खरीदती है जेनोटेक का। फिर क्या हुआ? 2 फरवरी को क्या हुआ? 2 फरवरी नहीं, हाँ फेज 2 में 15 फरवरी आता है, ठीक है। फेज 1 तो समझ में आ गया ना जी। फेज 2 क्या हुआ? फेज 2 में आता है 15 मार्च। 15 मार्च को क्या हुआ कि देखो जीवीपी फिर से खरीदता है 4%, एडिशनल 4% स्टेक खरीदता है, टोटल 12% हो गया। फिर क्या हुआ? फेज 3 में क्या हुआ? फेज 3 में दोस्तों 6 महीने बाद जीवीएफ कुछ शेयर बेच देता है, ठीक है, रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी है, होल्डिंग वापस 7% हो जाती है। तो आपको फेमा एनडीआई का रूल ध्यान में रखते हुए बताना है एफडीआई और एफपीआई के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा कथन जीवीपी के जीवीएफ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सही है। कह रहा है कि देखो ऑप्शन है कि फेज 1 में जो इन्वेस्टमेंट है वो एफडीआई है क्योंकि जीएफबी एक फॉरेन इन्वेस्टर है। बी कह रहा है कि देखो फेज 2 में इन्वेस्टर एफपीआई हो गया क्योंकि वो ओरिजिनली स्टार्टेड था पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। सी कह रहा है कि फेज 3 में स्टेक जो कि 7% गिर गया तो इन्वेस्टमेंट को आप फिर से एफडीआई में क्लासिफाई कर दीजिए। और डी कह रहा है कि फेज 2 में इन्वेस्टमेंट एफडीआई हो गया और फेज 3 में ये एफडीआई ही माना जाएगा डिस्पाइट फॉलिंग बिलो द 10% थ्रेशोल्ड। बहुत अच्छा सवाल है, एफडीआई एफपीआई का पूरा आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आइए दोस्तों सबसे पहले जीवीएफ की बात करते हैं। ये किसका नाम है? ग्लोबल विजन फंड। कौन सा इन्वेस्टर है जी? तो सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर है। ये बताइए कि सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर नॉर्मली कौन से कैटेगरी में आते हैं? तो जो आपको पता होगा कि सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर नॉर्मली हमारे एफपीआई कैटेगरी में आते हैं, समझे। कंपनी का नाम है जेनोटेक, कहां लिस्टेड है? एनएसई में लिस्टेड है। अच्छा, चूंकि ये लिस्टेड है एनएसई में तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद रखिएगा, एक एक वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिस्टेड कंपनी होते हैं इनमें 10% का रूल एक्टिव होता है। अब ये 10% क्या है वो जरा देखते हैं। तो 1 फरवरी को जीवीएफ ने क्या किया कि सेकेंडरी मार्केट में 8% इक्विटी बाई किया। अब देखिए साफ साफ है कि 8% जो है 10% से कम है। तो लिस्टेड कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट यदि 10% से कम हो, ध्यान दीजिएगा, कोई लिस्टेड कंपनी है जैसे कि जेनोटेक, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट यदि 10% से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? एफडीआई बोलेंगे या एफपीआई बोलेंगे? दोस्तों 10% से कम होता है तो उसको कहा जाता है एफपीआई। एफपीआई, समझे, क्योंकि 10% एक थ्रेशोल्ड अमाउंट है। तो फेज 1 को देखते ही लग रहा है कि फेज 1 जो है हमारा वो क्या है? एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, क्योंकि सिर्फ फॉरेन होगा एफडीआई नहीं होगा। अब दोस्तों फेज 2 में इनका होल्डिंग जो है 12% हो गया।
अब देखिए साफ साफ है कि जो 12% है हमारा फेज 2 में, वो 10% से तो बढ़ रहा है, 12% 10% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही 10% क्रॉस होगा लिस्टेड कंपनी में, तो वो क्या बन जाएगा, एफडीआई बन जाएगा। तो यहाँ सिर्फ एक्स्ट्रा 4% नहीं बनता, पूरा इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफाई हो जाता है। तो जो आपका इंटायर इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, एफडीआई हो जाएगा। इंटायर इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि केवल ये बोलेगा कि 4% ही एफडीआई होगा, नहीं, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ही एफडीआई हो जाएगा। अब आता है सबसे डेंजरस और स्कोरिंग रूल। क्या डेंजरस रूल है जी, वंस एन एफडीआई ऑलवेज एफडीआई, इसको नोट कर लीजिएगा, ऑलवेज एन एफडीआई। एक बार एफडीआई बन गया हमेशा एफडीआई रहेगा। तो एक बार इन्वेस्टमेंट एफडीआई हो गया तो एफडीआई रहेगा, चाहे स्टेक 10% से नीचे ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए फेज 3 में क्या हुआ, इन्होंने स्टेक को 7% कर दिया, तो 7 तो 10 से कम है, तो क्या एफडीआई वापस एफडीआई बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 10% टच हो चुका है, इसीलिए क्लासिफिकेशन लॉक हो चुका है। तो फेज 3 को भी आप क्या मानेंगे, इसको भी आप एफडीआई मानेंगे, समझे। तो इसका सही जवाब क्या है जी, ए कह रहा है कि देखो फेज 1 को एफडीआई मान लेंगे, ना जी। बी कह रहा है कि फेज 2 में इन्वेस्टमेंट एफपीआई रहेगा, ना जी, ये तो एफडीआई हो जाएगा। फिर फेज 3 में कह रहा है कि स्टेक को 7% करेंगे तो इन्वेस्टमेंट को आप एफडीआई कर दीजिए, नहीं एफपीआई कर दीजिए, ये गलत है, एफडीआई रहेगा। हाँ, डी कह रहा है कि फेज 2 में इन्वेस्टमेंट एफडीआई हुआ और फेज 3 में एफडीआई रहेगा, एग्जैक्टली डी नंबर करेक्ट है, समझे। तो आई होप एफडीआई एफपीआई का रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों आपके सामने। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। क्या कह रहा है दोस्तों कि एंटिटी का नाम है ग्लोबल टेक आईएनसी, ठीक है। ये लास्ट सवाल है दोस्तों आज के सेशन का, बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो बेसिकली नाम इंडिया हो सकता है पर कंट्रोल फॉरेन का है, तो पैसा फॉरेन नहीं माना जाएगा, यही कंसेप्ट है। तो 3 एंटिटीज है। पहला एंटिटी का नाम है ग्लोबल टेक आईएनसी, यूएसए में है, राइट, यूएसए की कंपनी है। फिर है हमारा वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडियन कंपनी है। फिर है हमारा स्टार्टअप जेड। अच्छा, एक वेंचर इंडिया में क्या है, इंडियन कंपनी है, जहां पे ग्लोबल टेक का 55% इक्विटी स्टेक है। फिर स्टार्टअप जेड है, स्टार्टअप जेड इंडियन एआई स्टार्टअप है, ठीक है। स्टार्टअप जेड क्या है, इंडियन एआई स्टार्टअप है, जिसमें अब वेंचर इंडिया ने स्टार्टअप जेड में 50 करोड़ इन्वेस्ट किया, इन्होंने 50 करोड़ निवेश किया, 20% और स्टेक लिया सिर्फ 20%। मतलब स्टार्टअप जेड क्या है, इंडियन एआई फर्म है, जिसमें वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 50 करोड़ निवेश किया 20% स्टेक के लिए। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान देखिए, देना दीजिएगा दोस्तों कि एग्जामिनर यहाँ आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, परसेंटेज नहीं पूछ रहा, एग्जामिनर पूछ रहा है कि कंट्रोल किसके हाथ में। अब आते हैं सबसे यहाँ पे दोस्तों, कंट्रोल किसके हाथ में है, बताइए दोस्तों, कंट्रोल किसके हाथ में होता है। तो बताइए आपके हिसाब से कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा कहाँ से आया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा सवाल है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ फंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन ए कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन बी सोर्स ऑफ फंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है दोस्तों, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सही जवाब है कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पहले रूल पे। पहला रूल आता है हमारा ऑनरशिप रूल। देखिए क्या कर रहा है, सिचुएशन ऐसा है कि वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, ये इंटरनल एक्रूवल यूज कर रहा है, राइट, इंटरनल एक्रूवल यूज कर रहा है इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए स्टार्टअप जेड में। क्योंकि स्टार्टअप जेड एक सेक्टर में ऑपरेट हो रही है जिसमें 74% एफडीआई कैप है, तो कॉम्प्लायंस ऑफिसर को पता लगाना पड़ेगा कि ये 50 करोड़ का जो निवेश है उसको कैसे कैटेगराइज करें अंडर डीपीआईआईटी गाइडलाइन। सवाल है कि इस केस स्टडी के ऊपर बताना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट किया है वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए, डायरेक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, न्यूट्रल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए ऑनरशिप रूल क्या कहता है, एक बात तो तय है कि दोस्तों हमने अभी ये सीखा कि यहाँ पे 3 एंटिटीज हैं, ग्लोबल इंडिया, वेंचर इंडिया, स्टार्टअप जेट। वेंचर इंडिया ने स्टार्टअप जेट में 50 करोड़ का निवेश किया, स्टेक लिया साथ सिर्फ 20%, राइट। तो कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑनरशिप रूल क्या कहता है कि अगर किसी इंडियन कंपनी में फॉरेन एंटिटी का शेयर 50% या उससे ज्यादा हो, मतलब कोई भारतीय एंटिटी है उसमें किसी फॉरेन कंपनी का जो शेयर है वो कम से कम 50% हो, ठीक है, तो वो कंपनी फॉरेन आउंड एंड कंट्रोल मानी जाती है। तो ये जो कंपनी है ना, इसको बोला जाता है कि ये तो फॉरेन आउंड कंपनी है और फॉरेन कंट्रोल कंपनी है, समझे।
तो यहाँ पे ग्लोबल टेक का शेयर कितना है जी, यहाँ पे देखिए कि जो ग्लोबल टेक का शेयर है वेंचर इंडिया कैपिटल में 55% है। तो 55-50 से ज्यादा होता है, जैसा कि आपको पता ही है, 55 एक्सीड 50, राइट। तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ कि वेंचर इंडिया नाम से इंडियन है पर रिमोट कंट्रोल यूएसए के हाथ में। भले ही ये 50% से ज्यादा है, नाम से तो इंडियन है, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, रिमोट कंट्रोल हाथ है यूएसए के हाथ। लिखा है ग्लोबल टेक आईएनसी यूएसए के हाथ में। तो 55% फॉरेन होल्डिंग होने पर कंपनी फॉरेन कंट्रोल होती है। अब आता है असली मसाला, डॉन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। रूल क्या बोलता है कि अगर कोई फॉरेन कंट्रोल कंपनी इंडियन कंपनी अगर कोई फॉरेन कंट्रोल इंडियन कंपनी किसी और इंडियन कंपनी में निवेश करती है तो वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट डोमेस्टिक नहीं होता। जैसे इसने क्या किया, इसने जेड में इन्वेस्ट किया, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है इसको, इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, समझे। क्योंकि वेंचर इंडिया खुद ही एक ग्लोबल कंट्रोल कंपनी है और वो खुद एक इंडियन कंपनी में निवेश कर रही है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इस कंसेप्ट को याद रखने के लिए एक एग्जांपल है रशियन नेस्टिंग डॉल। देखिए आपने, एक डॉल के अंदर दूसरी एक डॉल, तो फॉरेन कंपनी के अंदर इंडियन कंपनी और उसके अंदर एक और इंडियन कंपनी, तो फॉरेन का इफेक्ट अंदर तक आ जाता है। तो ये एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है कि क्वेश्चन बोलेगा कि इन्वेस्टमेंट इंटरनल एक्रूवल का किया है। देखिए क्या है ना, इन्वेस्टमेंट जो किया है वो इंटरनल एक्रूवल का किया है। अब बताइए क्या इसे इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक हो जाता है क्या, तो दोस्तों नहीं होता। रूल बिल्कुल क्लियर है, पैसा कहां से आया इररिलेवेंट है, कंट्रोल किसका है वो रिलेवेंट। पैसा किस कहां से आया ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कंट्रोल किसका है। तो इंटायरली रूल बोलता है कि अगर इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट फॉरेन है तो पूरा 100% अमाउंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, चाहे ये स्टेक 20% हो, पैसा इंडिया में कमाया हो, कोई मैटर नहीं करता, पूरा का पूरा उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो याद रखिएगा फॉरेन कंट्रोल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जरा ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये डायरेक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, गलत है दोस्तों। इंडियन इनकॉर्पोरेशन से कुछ नहीं होता जब कंट्रोल फॉरेन हो। बी कह रहा है कि इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एग्जैक्टली। और फॉरेन कंपनी का डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको लेक्चर में समझाया था। सी कह रहा है कि न्यूट्रल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, 20% स्टेक है, गलत है। डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज इररिलेवेंट होता है, सबके सबको आपको फॉरेन शेयर होल्डिंग ही माना जाता है। और डी कह रहा है न्यूट्रल इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो इंटरनल अप्रूवल वाला होता है, सबसे डेंजरस ऑप्शन है दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा दोस्तों कि फॉरेन कंट्रोल अंदर है तो इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन ही माना जाएगा। इस लाइन से डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का 90% क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, बाकी और भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग अपने लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे।